me a second. In the meantime, पुराने जो टॉपिक किया था उसमें से किसी को कोई डाउट्स? Ma'am, what did we cover in the last class? We just covered demand, Kabir. मैम आपने जो रिकॉर्डिंग अपलोड करी हुई है वो तो फॉरेक्स की करी हुई है, मतलब Forex की उसमें मतलब वीडियो जो है वो फॉरेक्स का टॉपिक चल रहा है उसमें। मैं चेक कर लूँगी। एक क्लास में फॉरेक्स तो नहीं, आपका नहीं है, वो दूसरा वीडियो अपलोड हो गया होगा। आई विल जस्ट चेक इट एंड आई Excuse me, ma'am. in your batch. Otherwise, we have covered demand and PPC wala chapter. Today we will be covering consumers equilibrium. Yes, please. Ma'am, could you please, ma'am, could you please tell the app because I do not have access to Instagram. आपको ऐप लिंक नहीं मिला? No, ma'am, I What's do your not good have name? access to Instagram. I'm Apratim. You do not have access to Instagram, so you want a direct access to the application, right? Yes, ma'am. You just WhatsApp me. I will address it in the evening. I will send you a direct link. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, now quickly, let's not waste time and move on to consumers equilibrium. I'm Excuse me, sharing ma'am. my screen here. Yes, please. Ma'am, I asked you a question. Ma'am, why borrowing is a Yeah, I will address it in the end. बेटा पहले एक बारी मैं शुरू कर लूँ क्लास. Yes, ma'am. एंड में कोशिश करते हैं उसे एड्रेस करने की. Moreover, I don't have my phone in my hand at the moment. My son's classes were also delayed, so he is working with my phone. So let's move on. We are at consumers equilibrium. Consumers equilibrium करने से पहले आपको ये ध्यान से समझना है that equilibrium means the state of rest जहाँ कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज करने की. So equilibrium का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे, so that means the state of rest or the other wording, point of stability or there is no tendency to change. अगर आपका कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज करने की, नो टेंडेंसी टू चेंज, तो हम बोलेंगे कि आप इक्विलिब्रियम पे हैं. यानी कि जो भी आपने डिसीजन लिया आप उसमें हैप्पी हैं, कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप उसको रिकंसिडर नहीं करना चाहते. दैट मीन्स यू आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इज इट क्लियर? Yes. ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की अगर डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ जाए, सो प्लीज पे अटेंशन. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है. हम जब कुछ खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं हमारी तसल्ली किस में ज़्यादा है. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट अ लेवल वेयर हिज सेटिस्फैक्शन इज maximum and it is a position of rest. It is nothing but a position of rest for consumer. So it is a point of stability for consumer. It is where the consumer has no tendency to change his decision. ना वो ज़्यादा खरीदना चाहता है. अगर उसने 5 पीसेस उठाए किसी चीज़ के, ना वो 6 खरीदना चाहता है, ना वो 4 खरीदना चाहता है, वो 5 ही में ही सेटिस्फाइड है. जहाँ उसकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? Is this point clear, guys? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, could you please, ma'am, repeat? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ कंज्यूमर कोई अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहता. ओके, वे कंज्यूमर फील्स कि मैंने जितने पीसेस पिक करे हैं या मैंने जो कॉम्बिनेशन चूज किया है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ. सपोज आई वेंट फॉर शॉपिंग एंड आई बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स एंड 3 टी-शर्ट्स एंड आई एम हैप्पी विद इट. If I'm not confused घर आकर, that means I'm in the state of my consumers equilibrium. Suppose घर आके I feel like exchanging कि नहीं यार 2 jeans की ज़रूरत नहीं थी, I would like to give away one my jeans and buy 2 shirts in place of that. If I want to change, if I want to return, if I want to go again and buy more, that means I am not in the state of equilibrium. Is that clear? जहाँ पे उस कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, जहाँ उसका पॉइंट ऑफ रेस्ट है, जहाँ उसकी पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी है, दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज डिसीजन, दैट इज द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोचेस हैं. मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी दी थी आपको. वन इज द कार्डिनल अप्रोच, अनदर इज द ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन कि आप अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी अप्रोच.
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मार्शेलियन अप्रोच। प्रोफेसर मार्शल ने ये थ्योरी दी थी, मार्शेलियन अप्रोच कहते हैं इसे, ठीक है। ऑर्डिनल में हम एज्यूम करते हैं कि हम चीज़ों को, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हाँ कम ज़्यादा बता सकते हैं। सो अगर हम कम ज़्यादा बता सकते हैं, सो दैट मीन्स हम रेटिंग कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ ऑर्डिनल अप्रोच, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। आपको किसी भी चीज़ से तसल्ली कितनी है ये आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कम हुई तसल्ली या ज़्यादा हुई ये ज़रूर बता सकते हैं, पर क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल। दिस अप्रोच इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। आई होप याद आ रहा होगा, ये ग्रेड 11th में आपने करा हुआ है टॉपिक। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, आईसी अप्रोच कहते हैं इसे, और इसे हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं, because Professor Hicks gave this theory. So this is also called Hixian approach. Bhanu, there is an entry by the name of Bhanu. Please put your full name. Ashmit Chavi, put your full name. And also Bhanu, you are on unmute. Kindly mute yourself. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, we are moving to utility approach. Utility approach में हमने TU-MU का रिलेशन पिछली बार लास्ट में कर लिया था, एंड ऑफ द क्लास में. नाउ वी आर गोना डू द प्रॉपर इक्विलिब्रियम कंडीशन. हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX. MUX का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑफ कमोडिटी X, ठीक है. MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम 1 rupee. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, marginal utility of commodity X, of good X, is MUX. When we are talking about money, पैसे से भी तसल्ली होती है, so that is marginal utility derived from ₹1. ये हर एक रुपए से जो तसल्ली हो रही है, that is marginal utility of M. ये आपसे सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, because normally 11th में भी बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती. So since you do not have this clarity at normally, so obviously this becomes a hot question for your CUET exam. So MUM का मतलब क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं, या ये वर्डिंग दे देंगे आपसे, पूछ लेंगे कि दिस इज MUM, MUX और वॉट एवर इट रिप्रेजेंट्स. सो आपको हर एक रुपए से जो तसल्ली हो रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ₹1 इज कॉल्ड MUM. ओरिजिनल कंडीशन यूटिलिटी अप्रोच की MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX है, बट NCERT and according to the CBSE guideline, we are supposed to assume MUM to be equal to 1 util. ये util क्या है? ये util एक यूनिट है जिसमें हम हाइपोथेटिकली अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं. सपोज आपने एप्पल खाया, सो एक एप्पल खाने से आपको कितनी तसल्ली हुई, आपको कितनी सेटिस्फैक्शन हुई. लेट्स अज्यूम कि आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, नंबर्स में मेजर कर सकते हो, एंड दैट नंबर का यूनिट क्या आएगा? यूटिल्स. सो यूटिल इज द unit used to measure the satisfaction. This question can also be asked in your CUET. What do you mean by util? And then क्योंकि आपने MUM को 1 यूटिल माना, यानी कि 1 रुपए से 1 यूटिल की तसल्ली होगी, 2 रुपए से 2 यूटिल की तसल्ली होगी, आपने प्रोपोर्शन एज्यूम कर लिया, इसलिए आपकी ऊपर की कंडीशन सिंपल होकर MUX इज इक्वल टू PX बन गई. और यही सिंप्लीफाइड कंडीशन आपको 11th में कराई गई थी. बहुत सारे टीचर्स आपको ये डिटेल नहीं बताते हैं, बट अब आपको पता होना चाहिए, खास करके 11th तो स्किप हो गया बिकॉज द पेपर वाज स्कूल ओरिएंटेड. सो इफ योर स्कूल टीचर हैज़ नॉट कवर्ड एंड यू हैव नॉट कवर्ड, चल जाता है, बट अब नहीं चलेगा. यू मस्ट नो दैट द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, अगर आपके ऑप्शंस में ये दोनों कंडीशंस हैं और आपको एक आंसर चूज करना है, तो दिस इज द प्रॉपर कंडीशन. MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX. हाँ, जब MUM 1 यूटिल है तो यही कंडीशन इक्विवेलेंट टू MUX इज इक्वल टू PX बन जाती है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. इसीलिए जब मैंने आपको चीट शीट दिया है, अगर आपने वो चीट शीट खोला हो, तो उसके अंदर मैंने ऑप्शन दिया है, मतलब दिस इज ऑल्सो द कंडीशन एंड और करके ये वाली कंडीशन दे दी है, बिकॉज आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट देयर.
बट नाउ यू नो कि अगर दोनों आ जाए तो विच वन इज बेटर, एंड अदरवाइज दोनों करेक्ट आंसर है डिपेंडिंग अपॉन द एजम्पशन. अनदर थिंग, तो अगर मान लो वो बोलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इफ दे टेल यू दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज equal to 5 utils. Suppose question is saying if marginal utility of money, that is marginal utility derived from each rupee is 5 utils, which is the correct condition for consumer's equilibrium? I'm repeating my question. If marginal utility of rupee 1 is 5 utils, और ये दो कंडीशंस आपको दी हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है? A part. Ma'am, A part. A is always correct. MUX over MUM is equal to PX is always correct. MUM 5 है, MUM 2 है, MUM 7 है, diminishing है, नहीं है, कुछ भी है, वो always correct. MUX over is equal to PX कब correct है? सिर्फ एक circumstance में, जब आप MUM को constant मानते हो at 1 util, सिर्फ तब B condition correct है. Is that clear? So in this question, B is correct. If I say as an examiner, if I say that marginal utility derived from rupee 1 is constant at 1 util, then which of the conditions are correct? In that case, A and B both are correct, बेटा, क्योंकि जब 1 हो गया तो B भी correct हो गया और A तो always correct है ही. Is it clear? Okay. Yes, ma'am. Is it clear, everyone? मैम पीएक्स क्या डिनोट कर रहे हैं? Chirag, what are you saying? मैम पीएक्स क्या डोनेट कर रहे हैं? PX डोनेट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. वो 20 रुपीज़ की आइटम है, 25 रुपीज़ की आइटम है, जो भी उसका प्राइस है वो है PX. इज इट क्लियर? ओके. ओके. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करने के लिए एक्चुअली कहाँ पे आप इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे? वहाँ दो कंडीशंस यूज होती हैं. वन इज दिस वन एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट इज लॉ ऑफ DMU? Law of DMU is Ma'am, marginal utility diminishes with the increase in consumption. absolutely right. Marginal utility will keep on diminishing as you consume more and more of a commodity. आप पहला क्लास पानी का पियेंगे, आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी, सेकंड से और कम, थर्ड से कम, फोर्थ से कम एंड फिफ्थ से कम, लाइक दैट. सो लॉ ऑफ DMU ऑपरेट करता है, ये ज़रूरी है. अगर लॉ ऑफ DMU ऑपरेट नहीं करेगा, अगर आप ये एजम्पशन नहीं होगी, तो फिर आपका अगेन इक्विलिब्रियम अटेन नहीं. So there are two conditions of consumer's equilibrium where law of DMU operates. I'm moving on to the next slide now. This was utility approach as per theory. In terms of graph, how will you express it? So in terms of graph, if this is your MU, since I made MU as downward sloping, that means my law of DMU operates. And this is a fixed price of a product in the market. Where is equilibrium? Where MUX is equal to PX. सिंपल कंडीशन स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, वेयर MUX इज इक्वल टू PX, यानी कि ये कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, OQ यूनिट्स कंज्यूम करेगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आपको हॉट्स लेवल के पूछेंगे. वो आपसे पूछेंगे व्हाट विल हैपन at a level where MUX is greater than PX. That means they are talking about this section where MUX is greater than PX. Can you see इस level पर MU अगर आप यहाँ से connect करते हुए देखिए, OQ1 level पर क्या हो रहा है? Your utilities, marginal utility is very high and the price you have to pay is comparatively less. देखो price की height कम है, utility की height ज़्यादा है. So the answer to this question is what will happen. इसमें आपका option क्या होंगे कि आप ज़्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? ये question increase the option. Yes, increase so the consumption. you will increase the consumption. A consumer will buy more of good X in this case. Your answer is अगर आपकी यूटिलिटी ज़्यादा है, तसल्ली ज़्यादा है, पैसे कम देने पड़ रहे हैं, you will buy more of commodity X.
ठीक है. Another option, at OQ2 level your MUX is less than PX. यूटिलिटी कम है, पैसे ज़्यादा पे नहीं पड़ रहे हैं, आपको एक्सपेंसिव लग रहा है प्रोडक्ट, पैसे ज़्यादा, यूटिलिटी कम. So now you will buy Decrease the consumption. less. Please, I'll give you chance, beta. Sorry. Buy less of good X. Is it clear? So this is the most important question from this section, where the examiner might ask you what will be the consumer reaction, what will be the behavior of the consumer if MUX is greater than PX or MUX is less than PX. इसी को मैंने summary में आपको cheat sheets में दिया हुआ है. I'm moving to the next part now. This is indifference curve approach. Before I move on, utility approach में हमें 2 commodity model भी करना है. पहले हमने जो करा है वो सिंगल कमोडिटी मॉडल है. हमने ये एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करा that we have with the given amount of money you want to buy only one item, that is good X. Now assuming कि आपके पास 2 goods हैं खरीदने के लिए, good X and good Y, how much you will buy is the question here. So MU यहाँ पे consumers equilibrium condition would be MUX upon PX is equal to MUY over PY. Just give me 1 second, beta. Yes, please. So MUX over PX, your equilibrium condition is MUX over PX is equal to MUY over PY. This is your equilibrium condition. Is it clear? Yes, ma'am. This condition is also written like this, but ये कभी conceptually use नहीं होता, तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी correct है, नहीं भी मिले is equal to MUM तो भी correct है. अब आपको question, इसमें भी second condition law of DMU operates. This is your second condition. Ma'am, what does this MUM stand for? MUM means a marginal utility of ₹1. आप इसको सेकंड 2 कमोडिटी में कॉन्सेप्चुअली यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लिखा हुआ है, उसको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं मैटर करता, जस्ट इग्नोर इट. फिलहाल आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेट्स फोकस ऑन दैट. दे माइट आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय MUX अपॉन PX. किसी को याद है जिसने 11th में ये साथ करी है? एनीवन रिमेंबर्स? एनीवन हियर? आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, दे ऑलरेडी नो इट thoroughly maybe. Marginal utility per rupee spent on the good X over here. Yes. So absolutely right, Chavi. So आप जो हर एक रुपया जो X पे खर्च रहे हो, that is MUX over PX की utility. So it is the language में बोले तो it is the utility derived from the last rupee spent on good X. अगर आपने, अब आप, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं इलेबरेट नहीं कर पाऊंगी, आपको याद कर लेना है ये प्लीज़. MUX ओवर PX मतलब जो आपने X खरीदते समय हर एक रुपये से जो आपने तसल्ली डिराइव करी, दैट्स MUX ओवर PX. MUY ओवर PY जो आपने Y से तसल्ली डिराइव करी, दैट इज MUY ओवर PY. आपका इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ दोनों से सेटिस्फैक्शन बराबर होगी, दैट मीन्स MUX ओवर PX इज इक्वल टू MUY ओवर PY. ठीक है, दिस इज द बेसिक कंडीशन विच यू नीड टू रिमेंबर. यहाँ कोई ग्राफ नहीं है, इसका सीधा एप्लीकेशन आपको आ सकता है. एप्लीकेशन कैन बी 2 ways. They might ask you what will happen if MUX over PX is greater than MUY over PY. आपको X से तसल्ली ज़्यादा मिल रही है, Y से तसल्ली कम मिल रही है. So what will be the result? आप क्योंकि X जीन्स आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, सो आप क्या करेंगे, जीन्स ज़्यादा खरीदेंगे एंड टी शर्ट्स में भी कम खरीदेंगे. सो प्लीज़ गिव मी अ मिनट बेटा, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट इन द मिडल.
MUX ओवर PX इज जो आप तसल्ली X से डिराइव कर रहे हो, MUY ओवर PY इज जो आप तसल्ली Y से डिराइव कर रहे हो. अगर X आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है तो आप X ज़्यादा खरीदोगे ना. इट्स एज सिंपल एज दैट. So you will buy more of X and less of Y in this scenario. But if आपका पॉइंट आता है कि MUX over PX is less than MUY over PY, यानी कि Y से अब की बार तसल्ली ज़्यादा है. अगर Y से तसल्ली ज़्यादा है तो अब Y ज़्यादा खरीदोगे. So you will buy less of X and more of good Y. That is the condition, that is the result here of such circumstance. Hanji, in case you want to know, please go ahead. Any 2 or 3 of you wanted to ask something in the middle, please go ahead. Ask your question now. Done? What, ma'am? I didn't understand the meaning of MUX by PX. बेटा आप ये समझ लो X से जो तसल्ली हो रही है. Can you understand it that much? Okay, ma'am. लैंग्वेज आप लर्न कर लेना, क्योंकि आपके ऑप्शंस में लैंग्वेज आ सकती है. सो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो X से तसल्ली हो रही है, MUY ओवर PY जो Y से तसल्ली हो रही है, इतना याद कर सकते हैं. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो हमें बस मैनेज करना है कि हम किसी तरीके से MCQ ठीक पिक कर सकें. ओके, सो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया किस तरीके से फ्रेम हो सकता है. उसके अलावा वो क्या दे देंगे आपको, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे. रिमेंबर दिस इज अ कार्डिनल अप्रोच. They might give you a numerical based on this right side, where MUX की वैल्यू दे देंगे, MUY की वैल्यू दे देंगे, PX की वैल्यू दे देंगे, PY की वैल्यू दे देंगे. मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगी, उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा. आप और पूछेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, वेदर ही विल बाय मोर ऑफ X लेस ऑफ Y और व्हाट ऑप्शंस दे देंगे. सो आपको पता होना चाहिए, आपको पहले रफ में MUX ओवर PX सॉल्व करना होगा. ये सॉल्व करना होगा. फिर अलग से MUY ओवर PY सॉल्व करना होगा. और फिर आप देखोगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, अकॉर्डिंगली आंसर करोगे. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट? Yes, ma'am. ठीक है, I'll be sending you an assignment maybe by tomorrow related to this and you can practice. Ma'am, हाँ जी. your voice is very low. My voice is getting lag. Is that the problem with others also? Is Yes, my ma'am. voice lagging? No, Yes. ma'am. Not lagging, ma'am. Can I have responses in chat box for voice lagging, please? Those who have problem, only those respond. Dhruv is saying my voice is very low. Please adjust your mic, Dhruv. I don't think that is the problem with others. But very low. Kushi is also having very low volume. Is it better now? Is it better now? Yes, ma'am. Okay. Okay, so let's continue. Now we are moving to the next topic called indifference curve approach. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में दो चीजें हैं, एक आईसी और एक बजट लाइन. ये पॉइंट चीट शीट में नहीं है, सो यू विल हैव टू ऐड. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. आईसी एक ऐसा कर्व है जो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है. तो एक आईसी के कितने भी पॉइंट्स हैं, ये मैं आप आईसी का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको. आईसी के जो भी बंडल्स हैं ए बी सी डी ई, इन सब बंडल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है. दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन derived from bundle A is equal to bundle B is equal to bundle C is equal to D is equal to E. Is that clear? Because आप सेम आईसी पे लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बराबर है. याद आ गया सबको? अगर आप हायर आईसी पे लाई करते हैं, तो हायर, you know, your satisfaction is higher. So point H is more satisfaction. अगर आप लोअर आईसी पे लाई करते हैं तो आपकी लेस सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज जितना आप
ओरिजिन के पास होंगे उतना आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, जितना ओरिजिन से दूर होंगे उतना सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा. ये प्रॉपर्टी है आईसी की. सो आईसी की प्रॉपर्टी क्या है? हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. Also there is one more property of IC which is related to its shape, which has 2 points to it into it. That is, one, it is downward sloping curve. अगर आपसे कोई shape के बारे में पूछे, so it's a downward sloping curve. And what is the shape? Is it straight line? It is convex or it is concave? Convex. I'm convex. Convex. So it is a this curve is convex to the origin. ये 2 points आपको पता होने चाहिए shape से related. Now इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि ये shape की रीजनिंग क्या है. अगर आपसे कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन पूछेगा, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ द डाउनवर्ड स्लोप? हमेशा हर जगह डाउनवर्ड स्लोप में इनवर्स रिलेशन आएगा. मैंने आपको उस दिन भी बताया था. इनवर्स रिलेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, जो आप लेबल कर रहे हो यहाँ पे. सो अगर आप x और y की कंजम्पशन के सेम सेटिस्फैक्शन पे रहना चाहते हो, तो अगर आप x की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो y की कम करनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? सो याद रखना, इट इज द कंजम्पशन ऑफ गुड x एंड गुड y. नेक्स्ट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है? कभी भी कोई भी कर्व कॉन्वेक्स तब होगा जब उसकी स्लोप डिमिनिशिंग होगी. ठीक है. सो हियर द स्लोप इज डिमिनिशिंग. That is why it is convex. Slope is diminishing, means diminishing MRS. यहाँ MRS slope है. So you should know that the slope of IC is called marginal rate of substitution. इसे ऐसे लिखा जाता है, marginal rate of substitution between X and Y. Full form is marginal rate of substitution. ठीक है. ये डिमिनिश है क्योंकि स्लोप डिमिनिशिंग है, क्योंकि एमआरएस डिमिनिश है, इसलिए ये कॉन्वेक्स है. सो आपको बस ऑप्शन में पता होना चाहिए कॉन्वेक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग स्लोप और बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस. हो जाएगा? यस रिया. Ma'am, I didn't get the point where it was like higher the IC, it would be more satisfaction, but we also discussed that satisfaction from each bundle is the same. So देखो, each bundle on the same IC is the same. So this was my IC. Okay. इस IC पे मेरे बंडल A, B, C, D, E हैं. ये मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. Yes. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साधु संत हो गई, मुझे कुछ भी दे दो मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी. ऐसा नहीं है. ए बी सी डी ई में से सारे को बंडल्स मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बट एच मिलेगा तो मुझे ज्यादा तसल्ली होगी, एल मिलेगा तो मुझे कम तसल्ली होगी. इज दैट क्लियर? बिकॉज Different in different form. that will lie on the other indifference curves. Let me make an indifference map for you. Indifference map होता है जहां आप बहुत सारे indifference curves बनाते हैं. ठीक है. ये अनलिमिटेड इंडिफरेंस कर्व्स है, बिकॉज आपकी लेयर्स, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम ज्यादा होती रहेगी. ठीक है. इन दिस इंडिफरेंस मैप वी हैव 3 कर्व्स, IC1, IC2 एंड IC3. ठीक है. ये 3 लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बता रहे हैं. जितना हम हायर IC पे जाते जाएंगे और हायर पे जाते जाएंगे और हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा. जितना हम लोअर IC पे होंगे उतना हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा. सो द प्रॉपर्टी, इफ यू रिमेंबर, ऑफ IC वाज हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन. आर यू एबल टू रिकॉल नाउ? Yes, ma'am. Thank you. So in this particular example, अगर मैं ऊपर एग्जाम्पल से लिंक करूं, my A bundle was here at IC2, my H was here on IC3, my L was on IC1. So सबसे हाईएस्ट IC पे कौन सा बंडल लाई कर रहा है? H. That is giving me higher amount of satisfaction. Got it? Yes, ma'am. Thank you. Welcome. Ma'am, Yes, please. can any two IC curves intersect? No, ये भी प्रॉपर्टी 11th में बल्कि डिलीटेड थी, बट अब आपको कर लेनी चाहिए. अच्छा हुआ आपने पॉइंट रेज किया. No two IC curves intersect. प्रूविंग तो आएगा नहीं, so let's not get into proving. बस ये याद रखना, 2 IC curves
कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल. हमेशा आईसी कर्व्स पैरेलल बनते हैं. सो टू आईसी कर्व्स, यू नीड टू रिमेंबर दैट टू आईसी कर्व्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट. उसका रीजन सिंपल ये है कि अगर वो इक्वल हो जाएंगे एक पॉइंट पे तो फिर वो हायर आईसी और लोअर आईसी रहा ही कैसे. So I'm not getting into proof, but you need to remember that's also one of the important properties. 11th में again बहुत teachers नहीं कराते हैं इस property को क्योंकि CBSE की तरफ से related है ये point, but yes अब आपको आ सकता है मैम CVT में. अगर एक पॉइंट सेम हो गया तो वो ओवरलैप कर जाएंगे. Exactly. आप कहीं से भी पढ़ोगे आपको easy explanation है, समझ आ जाएगा. बट क्योंकि आपसे कोई लॉजिक नहीं पूछने वाला कबीर, so इस समय ना टाइम इन चीजों पे वेस्ट मत करो, बस आपको प्रॉपर्टी याद है बहुत है. Okay? Okay, ma'am. Is that clear, everyone? Can I proceed? This section is somehow missed out of the cheat sheet. I'll probably sit and make it again for you and add this point, or maybe I'll give you additional sheet and cover it up. Till then, please take a screenshot of this one. Next is budget line. What is budget line? Budget line आपको बताता है कि आप बजट लाइन आपको बताता है कि आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, ओके, और कितना अफोर्ड कर सकते हैं. सो इट्स बेसिकली योर अफोर्डेबिलिटी लाइन. ओके, इट टेल्स यू अबाउट योर affordability. Now, suppose this is my budget line, let's say BL. That means मैं अपने पास जितने भी मेरे पास पैसे हैं, limited amount of money everyone would have. So मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं उसमें से ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ये बंडल, ये सारे खरीद सकती हूँ. I can buy all these bundles. Okay, with the given amount of money. For example, if I have ₹10 and मेरे पास जो good X है वो ₹2 का है और जो good Y है वो ₹1 का है. ठीक है, तो इसका मतलब मैं 10 पीस Y के खरीद सकती हूँ, एज्यूमिंग कि मैं X नहीं खरीद रही. मैं 5 पीसेस X के खरीद सकती हूँ, एज्यूमिंग मैं Y नहीं खरीद रही. या मैं 1 दोनों के खरीद सकती हूँ, ₹3 खर्च होंगे. 2 भी अफोर्ड कर सकती हूँ बिकॉज उसमें मेरे ₹5 स्पेंड होंगे एक्सेट्रा. सो जहां मेरे पूरे ₹10 खर्च हो रहे हैं मैं बजट लाइन के ऊपर लाए करूंगी. दैट मीन्स माई बंडल A, B I've already marked here, G, H and L is where I'm spending ₹10 पूरा का पूरा, where I am totally spending the amount I am having and this is my maximum which I can buy. मैं बंडल A, G, H, L, B कोई भी बंडल खरीद सकती हूँ. स्पेंडिंग when assuming I'm spending all of my money. क्या मैं बंडल F खरीद सकती हूँ? Yes. Yes, it is very much affordable. Bundle F is also affordable. B bundle is also affordable. C is also affordable. But ये जो bundles हैं ये बजट लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, ये बजट लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं. That means आप अफोर्ड तो कर सकते हो पर इसमें पूरे पैसे स्पेंड नहीं कर रहे. This is something like F point where I'm spending only ₹3. This is like a B point where I am spending maybe ₹5. मैं पूरे ₹10 स्पेंड नहीं कर रही. बट अगर मैं बंडल A की बात करूं तो बंडल A might be 3 pieces of X and 4 pieces of Y, where ₹6 I'll spend on X and ₹4 I'll spend on Y और मेरे पूरे ₹10 खत्म हो जाएंगे. Is it clear? Yes, ma'am. सो ये बात ध्यान रखनी है कि बजट लाइन की अगर ऊपर आप लाई करते हैं तो आप अपना पूरा मनी यूज कर रहे हैं. अगर बजट लाइन के अंदर लाई करते हैं तो आप पूरा मनी स्पेंड नहीं कर रहे बट आप अफोर्ड कर सकते हो. ओके, सो बजट सेट में क्या डिफरेंस है? बजट सेट इज द बंडल ऑफ ऑल affordable options, or you can say affordable bundles. The set of all, matrix of all the affordable bundles is budget set. Is it clear? ठीक है, so budget set में F, B, C, A, G, B,
एच सब आ जाएंगे, पर बजट लाइन पर कौन से आएंगे? सिर्फ बी, ए, जी एंड एच, वेयर एंड एल, वेयर all the money is spent. Is it clear? Yes, ma'am. Can we lie outside the bundle budget line? No, ma'am. Non-feasible region. So let's say this is Z point. So this is not affordable. कब नॉन अफोर्डेबल है? विद गिवन प्राइसेस, जब प्राइस वही रहेगा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमारी मनी इनकम जो हमारे पास अवेलेबल है अगर वो भी सेम रहेगी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. विद गिवन मनी एंड प्राइसेस हम BL ही मैक्सिमम बाउंड्री है जहां तक हम पहुंच सकते हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, let's move on to the equilibrium condition. When we talk about IC equilibrium condition, यानी कि ordinal approach की अगर हम बात करें तो IC approach में हमारा equilibrium कहाँ होगा? जहां slope of IC is equal to slope of budget line. Slope of IC is equal to slope of budget line. Slope of IC is MRS. Slope of budget line अभी हमने पीछे लिखा नहीं, अब आप लिख लेना यहाँ पर. Slope of budget line is PX over PY, also known as ratio of prices. Slope of budget line is ratio of prices. ठीक है. सो आपकी कंडीशन ऐसी भी लिखी हो सकती है, ऐसी भी लिखी हो सकती है, या आपकी कंडीशन ऐसे भी लिख सकते हैं where MRS is equal to ratio of prices. Measured PX by PY or PY by PX. Sorry, PX over PY बेटा, I miswrote it. ठीक है. Okay, so this is the first condition of consumer's equilibrium. The second condition is that IC is convex. That is MRS is diminishing. So या तो MRS is diminishing लिखा होगा या IC is convex लिखा होगा. ठीक है. So two conditions, slope of IC is equal to slope of budget line. This condition can also be written as MRS is equal to ratio of prices, and the second condition is IC is convex to the origin. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तो आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा. सो ऑप्शंस में ये दोनों सेलेक्ट करने, बोथ A and B आंसर बनेगा, ओनली A या ओनली B आंसर नहीं होगा. इज इट क्लियर? ग्राफिकली जस्ट टू गिव यू रिकैप, जहां पे बजट लाइन आईसी के टेंजेंट होता है ना. Ma'am, please explain the second point again. सेकेंड पॉइंट इज मतलब एडिशनल कंडीशन. बस आपको याद रखना है कि आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए. अगर आपके क्वेश्चन में वो बोल रहे कि आईसी कॉन्केव है और वो इक्विलिब्रियम पे है तो नहीं, फिर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा इस कंडीशन से. इक्विलिब्रियम कंटेन होने के लिए आईसी कॉन्वेक्स ही होगा. हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही उसी पे बेस्ड है. अगर आईसी की आप शेप चेंज कर दोगे तो ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं होगा. इतना याद कर सकते हैं आप. Yes, ma'am. जहां पे आईसी और बजट लाइन टेंजेंट होंगी वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. सो ग्राफिकली ई इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. यहाँ पे बजट लाइन की स्लोप और आईसी की स्लोप बराबर है. अब क्वेश्चन कैसे आएगा? होपफुली ग्राफ नहीं आएगा. यहाँ पे आपको बोलेंगे व्हाट विल हैपन व्हेन एमआरएस इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ प्राइसेस. सो इफ द, और या इसी वर्डिंग को कैसे लिख सकते हैं? इफ स्लोप ऑफ आईसी इज मोर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन. इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ आ जाएगा? एमआरएस इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ प्राइसेस. Yes, ma'am. Here the consumer will buy more of good X, you need to remember, and less of good Y. We are not getting into the proof because that's not how the question will be framed.
सो MRS इज द सेटिस्फैक्शन, इसका तो X से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रही होगी, सो इन एनी केस आप X ज्यादा खरीदेंगे, Y कम खरीदेंगे। और अगर MRS कम है रेशियो ऑफ प्राइसेस से, यानी कि पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली एक्सचेंज में, सो आप क्या करेंगे, आप X कम खरीदेंगे और Y ज्यादा खरीदेंगे। मोर ऑफ गुड Y, ये आप याद कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बट राइट नाउ अगेन वी आर नॉट गेटिंग इनटू प्रूफ। जब आपने 11th में किया था, प्रूफ वाज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट हियर इट इज नॉट हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आस्क्ड इन दिस मैनर। ठीक है, आगे बढ़े। Ma'am, if it is written that, ma'am, it could be when MRS is greater than PX by PY, then ma'am, could we write it that consumer is ready to sacrifice more of Y? No, if MRS is greater, पहली बात तो consumer, yes, consumer will buy less of Y, so yes, sacrifice of Y can be written like that, but बेटा हमने लिखना नहीं है, please change your frame of mind. You will not be asked to write, you have to select out of the MCQs or the language given. हाँ, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी सैक्रिफाइस और गेन वाली भाषा बिल्कुल दी हो सकती है MCQ में भी। Okay, let's move on now. Yes, So that was the condition of consumers equilibrium and bit about budget line and the IC. So you also need to remember the slope of the budget line is ratio of prices, that is PX over PY. Also, slope of budget line can be written like this, where you will have an extra sign here. Negative sign hoga. What does this negative sign means? Inverse relation. Yes, negative simply means inverse relation. कि अगर आप एक बजट में हैं और आप दो चीजें खरीद रहे हैं, अब आपको एक और खरीदना है, तो एक चीज छोड़ोगे तो दूसरे के लिए पैसा अवेलेबल होगा। अगेन नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इनवर्स रिलेशन। ठीक है, बजट लाइन की शेप के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। अगेन बजट लाइन इज अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग एज यू सॉ इन ऑन द प्रीवियस स्लाइड, it is downward sloping, and budget line is also a straight line. Okay, so why is it downward sloping? Why is it downward sloping? Again, to buy more of X, you will have to sacrifice Y. inverse relation between X and Y. Why? Because you were lying at the same budget. आप ऑलरेडी 10 रुपए स्पेंड कर रहे थे बंडल A पे, तो अगर आपको A से B पे जाना है सेम बजट लाइन पे, तो कुछ तो X छोड़ोगे तभी Y के लिए पैसे अवेलेबल होंगे, या कुछ तो Y छोड़ोगे तभी X के लिए पैसे अवेलेबल होंगे. So there is a inverse relation between X and Y because you are already spending the total amount. ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी कभी भी होगा तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट, और यहां स्लोप क्या है, px ओवर py, क्योंकि प्राइसेस कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ प्राइसेस कांस्टेंट है, इसीलिए बजट लाइन की शेप एक स्ट्रेट लाइन है. इज इट क्लियर? ऑप्शन क्या आएगा, व्हाई इज इट स्ट्रेट लाइन? स्लोप कांस्टेंट वर्डिंग हो सकती है, px ओवर py कांस्टेंट वर्डिंग हो सकती है, रेशियो ऑफ प्राइसेस कांस्टेंट वर्डिंग हो सकती है. ठीक है, Yes, ma'am. so broadly that's all for the consumers equilibrium revision. आप practice करेंगे, rest of the things we will take up in the doubt session. Now we are moving to the infrastructure section. Somehow I mentioned education. The missed out section was not education, that was energy, which you need to cover. I'm sharing NCERT with you. I hope my screen is visible to you all. Ma'am, Yes, please. ma'am, do we have to do shift of budget line? Yes, बेटा करना तो देखो सब कुछ ही है, बट मैंने ब्रॉडली कॉन्सेप्ट जहां मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या जहां फंस सकते हो वो मैंने करा दिया. बिल्कुल आपको शिफ्ट ऑफ बजट लाइन भी करना है. Energy is not written in the syllabus. Beta, it was not in the, as a part of your syllabus for your grade 12 CBSE board exam.
No, ma'am. But हाँ जी, Ma'am, I saw the PDF. It's like case studies from health. can somebody verify this fact, please? Nowhere it says case studies only from health. I don't recall that. Can you share that PDF with me, please? Although I don't have access to the phone, but others please verify so that we utilize our time accordingly. How much time we are left with? We still have 15 minutes. Is someone checking on this? Ma'am, could I share the content? Energy is not mentioned anywhere. No, is it mentioned case study on health only? Is it something like that which is mentioned in your? Ma'am, it is written that infrastructure में meaning and types, case studies, health problems and policies, a critical assessment. तो फिर हेल्थ ही है सिर्फ. That saves our time. Thank you. फिर तो बहुत क्लियरली उन्होंने हेल्थ मेंशन किया है. ओके, और कौन सा चैप्टर आपका डिलीटेड था एनसीईआरटी में और इधर आया हुआ है? जस्ट लेट मी नो, आई विल डाउनलोड दैट पीडीएफ. कभी could you quickly check it? Yes. Ma'am, from Indian Eco, it was everything there. Nothing is deleted part over here. कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? Ma'am, I can see in Forex extra. What is the topic you're mentioning? Ma'am, determination of rate of exchange. Yeah, वो कर लेते हैं. Although I would like to repeat it because that's a typical topic और उसमें बहुत वैरायटी बन सकती है. But हाँ, मैं शॉर्ट में उसे अभी करा देती हूँ. किसी के in the meantime doubts हैं तो we can utilize our time taking up those doubts. Ma'am, I am not clear with the topic. Ma'am, could you please, ma'am, give a brief explanation of the full chapter from the beginning, right from the beginning? For Forex? Yes, ma'am. बेटा फुल चैप्टर कोई भी जो आपके 12th में आया वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी नीड टू मूव ऑन टू द पेपर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. बट येस, डेफिनेटली जब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगी, फॉरेक्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसी में आपका मोर और लेस चैप्टर कवर हो जाएगा. बस वी विल रिवाइज इट बट इन अ मिसलेनियस फॉर्म. वी विल नॉट रिवाइज इट इन अ चैप्टर फॉर्म. ओके, फिलहाल हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं. अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में डिमांड कर्व वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व वाज upward sloping. Okay, so when we talk about how the rate is determined in a foreign exchange market, so in a freely functioning market the rate is determined with the forces of demand and supply. जहां demand और supply intersect करेंगे वहां rate fix हो जाएगा. So suppose this is the equilibrium, this is the rate, foreign exchange rate जो fix हो जाएगा. This is forex rate we are talking about. This is quantity of forex we are mentioning. अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सपोज उनने बोला कि गवर्नमेंट ने अगर हम एलपीजी रिफॉर्म्स वाली बात सोचें, जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से बैरियर्स खत्म हो गए और हमने बहुत सारे इंपोर्ट्स करने शुरू कर दिए. अब उस इंपोर्ट्स करने की वजह से रेट पे क्या फर्क पड़ा? कौन बता सकता है कि जब इंपोर्ट ज्यादा करे, जब डोर्स ओपन हुए, हमने बहुत इंपोर्ट करने शुरू करे, उसकी वजह से इट वाज अ फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और अ फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई? पहला सवाल, दैट इवेंट Affecting demand. यस, एब्सोल्युटली राइट. तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो भी इवेंट हुआ है, इज इट अ फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड और इज इट अ फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई? सो मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें द फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, दैट मींस डिमांड इंक्रीज्ड फ्रॉम dd टू d1. इट शिफ्टेड फ्रॉम dd टू d1. बढ़ गया, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो गया E1 पर, हमारा नया रेट आ गया R1. अब मुझे आप बताओ कि रेट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है? मैम रेट इंक्रीज हुआ. सो हम यहाँ फॉरेक्स रेट की बात कर रहे हैं. हमारा अब एमसीक्यू में वो खेल सकते हैं, ठीक है? ये फॉरेक्स रेट बढ़ा है, डोमेस्टिक रेट नहीं बढ़ा.
फॉरेन करेंसी जो पहले 70 में मिलती थी और 75 में मिलनी शुरू हो गई, सो फॉरेक्स रेट बढ़ा है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. जब रेट बढ़ता है तो अब मुझे आप इसमें बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना. आई कैन सी दैट 2 स्टूडेंट्स लॉक्ड आउट, लॉसेस ऑल देयर्स, बिकॉज दिस इज गोना बी अ हॉट क्वेश्चन इन योर सीवीटी पेपर. अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे आपके 1 या 2 नंबर स्टेक पे हैं. रुपी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है. ऐसे सिनेरियो में जब रेट 70 से 75 हो गया, स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है? weak, वीक हुआ है. ओके. सो रुपी यहां एप्रिशिएट किया है या डेप्रिशिएट किया है? depreciate, डेप्रिशिएट किया है. सो प्लीज पे अटेंशन. अगर डॉलर 70 से 75 का हो गया है तो दैट मीन्स रुपी डेप्रिशिएट कर गया. इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस. रुपी हैज डेप्रिशिएटेड. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. अगर हमसे पूछते क्वेश्चन में डॉलर, तो डॉलर हैज Appreciate. एप्रिशिएटेड. सो आपको ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे. हो सकता है ये 4 ऑप्शन दिए, हो सकता है 3 ऑप्शन दिए हो, आंसर ऑल ऑफ द अबव हो. सिर्फ रुपी डेप्रिशिएटेड मार्क करके मत आ जाना. इज इट क्लियर? ये क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना. अगर उन्होंने एक केस स्टडी दे दी, आपको एक सिचुएशन बता दी, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें हेडलाइन टाइप क्वेश्चन होगा, एक इवेंट का क्वेश्चन होगा, और आपसे ऑप्शंस में वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे. करेक्ट हो सकती हैं सारी ऑप्शंस. करेक्ट करके फिर मार्क करना. आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कराना प्लीज. ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ओके. ड्यू to COVID scenario, now a lot of countries post COVID, the clashes with China at international level increased, and many countries switch over their production units from China to India. सो अब प्रोडक्शन यूनिट्स बाहर जो पहले काम जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, उन्होंने ऑर्डर्स इंडिया को देने शुरू कर दिए. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी या हमें ऑर्डर कराने देने शुरू कर दिए. सो इज दिस इवेंट अफेक्टिंग डिमांड और सप्लाई? सप्लाई ऑफ फॉरेक्स. सो सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज? अपने पास में बना के देखना. ओके. वर्बली मत करना. Supply increase. Okay. So equilibrium shifts to E1. What is happening to rate? Decrease. So which rate has decreased? Is it the domestic currency rate? No, foreign exchange. Forex. Forex rate has decreased. 70 की जगह ये 65 हो गया. Okay. Now rupee has gone weak or stronger? Stronger. Rupee is now stronger. ठीक है. Rupee has appreciated, depreciated? Appreciated. So rupee has appreciated. And what about the US dollar? Depreciates. It has depreciated. Is it clear? It is when the dollar rate changes from 70 to 65. These are the options which can be given to you. These are the correct options, few correct options. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. देन इसके अलावा आपको मैनेज फ्लोटिंग इतनी जल्दी में होगा नहीं, सो आई विल रिवाइज इट सम अदर डे. एक बारी एक चीज और कर लेते हैं इसमें, ऑल्दो आई वुड लाइक टू रिपीट दिस पार्ट ऑल्सो. देयर आर 4 terms in this chapter. One is appreciation, depreciation, then is revaluation, currency revaluation, and currency devaluation.
So if we talk about that $1 पहले $1 पहले 70 रुपीस का था, एप्रिसिएशन का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? 60. नाउ लेट्स से 70 से ये 65. 60 पे आ गया, 70 से 65 या 70 से 60 पे आ गया. दिस इज एप्लीकेबल both to appreciation. This can be known as appreciation, this can be known as revaluation. ये कब जाना जाएगा appreciation? जब flexible method यूज हो रहा है, जब डिमांड सप्लाई की वजह से चेंज आ रहा है तो एप्रिसिएशन कहलाएगा. जब गवर्नमेंट रेट डिक्लेयर कर रही है तो सेम चेंज रीवैल्यूएशन कहलाएगा. इज इट क्लियर? जब फिक्स्ड सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट रेट चेंज कर रही है तो यही सिचुएशन रीवैल्यूएशन कहलाएगी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो अपने एमसीक्यूज में ध्यान से देखना कि ये जो इवेंट हुआ है 70 से 60 रेट होने का, अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना वो गवर्नमेंट ने किया है या डिमांड सप्लाई या मार्केट सिनेरियो की वजह से हुआ है. मार्केट मींस डिमांड सप्लाई. अगेन मार्केट की वजह से हुआ है, फ्लेक्सिबल सिस्टम की वजह से हुआ है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर डेप्रीसिएशन है. और ध्यान रखना ये कौन सा डेप्रीसिएशन है, सॉरी एप्रिसिएशन है, ये कौन सा एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन है? Domestic currency. डोमेस्टिक करेंसी. ये वर्ड हम ऑफनली लिखते नहीं हैं और यही एक्स्ट्रा वर्ड चेंज करके वो आपका आंसर बदल देंगे. सो फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन नहीं है, फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सिमिलरली डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल $1 70 से 75. 70 से 75. Absolutely right. When $1 changes from 70 to 75, जब रेट बढ़ गया तब या तो डेप्रिसिएशन होगा या डिवैल्यूएशन होगा. डेप्रिसिएशन होगा, आई शुड हैव रिटन इट इन कॉमन, फ्लेक्सिबल मेथड के अंडर, डिमांड सप्लाई मेथड के अंडर. ठीक है. और डिवैल्यूएशन कब होगा? फिक्स मेथड के अंदर, यानी कि जब गवर्नमेंट फिक्स करती है तब. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This was very, very, very important. So I highly expect one question where, one or maybe two questions where they will check your understanding कि आपको appreciation, depreciation, revaluation, devaluation में difference पता है, understanding है आपकी कि नहीं है. और दूसरा, अगर आपको कोई एप्लीकेशन दे दी जाए कि रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए तो आप क्या जज कर सकते हैं कि इससे एप्रिसिएशन होगा या डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि रियल लाइफ वाला तो डिमांड सप्लाई को ही इफेक्ट करेगा. तो आंसर फिर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में से ही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली उस केस में. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू रिवाइज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, practice micro questions. I have already given you, I think, one assignment, miscellaneous assignment of micro. Please attempt that. Also, I will issue one more assignment of micro in a day or two. Plus, revise forex at your end. ठीक है. We will see you on Thursday for timing. हमने I think 6 o'clock का ही रखा हुआ है already. So we will try and stick to that schedule only. ठीक है. Any doubts you may stay back, otherwise bye bye, sayonara. Ma'am, could you Manji. please, ma'am, could you please, ma'am, again, brief the demand and supply? डिमांड एंड सप्लाई फॉरेक्स का. Yes, बस ma'am. आपको याद रखना है डिमांड कर्व नॉर्मल भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था ना माइक्रो में, Yes, ma'am. सप्लाई का भी अपवर्ड राइजिंग होता था. सेम काम है यहाँ पे, इतना याद रख सकते हैं फिलहाल के लिए. Yes, ma'am. बाकी उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट भी है, वो कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में आई हैव टू थिंक कि कैसे फ्रेम हो सकता है, एंड आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड देन आई विल रिपीट दैट कॉन्सेप्ट. फिलहाल याद रखो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड राइजिंग. यस प्लीज. And ma'am, speculation and ma'am, how speculation affect the supply? Ma'am, could you please explain that? Speculation affects both demand and supply. Yes, It's ma'am. not only supply. Speculator क्या है? Speculator एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है कि भैया मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं बेच देता हूँ, अभी मार्केट नीचे जा रही है मैं खरीद लेता हूँ.
तो जो अपस्विंग्स और डाउन स्विंग्स से खेल रहा है और उससे पैसे कमाना चाह रहा है, उसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं, उस बंदे को स्पेक्यूलेटर कहते हैं, ठीक है। सो स्पेक्यूलेटर जब खरीदेगा तो डिमांड बढ़ाएगा, जब बेचेगा अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज, उसे बाहर जाना नहीं था, उसको बाहर से शॉपिंग नहीं करनी थी, कुछ नहीं था, जबरदस्ती की वो फॉरेक्स खरीद रहा है, तो जबरदस्ती का जब वो फॉरेक्स खरीद रहा है और जबरदस्ती मार्केट में बेच रहा है, उसको बेचने की जरूरत नहीं थी, दैट इज स्पेक्यूलेशन एंड दैट माइट इफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई बोथ. Okay, ma'am. Yes. Yes, Lobdhi. Ma'am, where can I access the recordings? Recordings are on the link of the recording application is on Instagram. Have you followed us or have you gone to that channel, beta? Yes, ma'am. Ma'am, I have also downloaded the app. Okay, so can you see a batch called CUET Eco करके आपको एक batch दिख रहा होगा? Can you see that on your application? Wait a minute, I'm opening it. Yes, I'm waiting. Ma'am, एक second, beta. All those who are having challenge in app download, please solve it right now. Ma'am, I do not have access to Instagram. Ma'am, could you please send me I a got direct it, Apratim, but after the class, I will send you an alternative link. I told you in the beginning of Ma'am, the it class. showed no batch in batches. So you cannot see any batch, Lobdi? Ma'am, it's Yes, ma'am. lovely. Even I and don't. I cannot see any batch. Okay, कोई बात नहीं, आपका automatic request आ गया होगा मेरे पास. In the evening, the staff or me, whosoever is free and available, we will admit you to the batch. And once you are admitted to the batch, आपके पास एक CUET का batch आएगा, उसके अंदर जब आप जाओगे, वहां पे videos आपको मिलेंगी, वहीं पे आपको study material का भी link मिल जाएगा same. तो Ma'am, आपको Ma'am, is there बस any एक batch message code? आया था कि how may we help you? नो प्रॉब्लम. पहले आपने ऐप डाउनलोड कर ली है, मैं वहां से आपको बैच में डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ. सो होपफुली आई विल डू इट बाय टुनाइट. लॉगिन कर लिया. ठीक है, सो आई विल डू इट. आई डू नॉट हैव माय फोन विद मी, माय सन इज टेकिंग क्लास ऑन माय फोन, सो नहीं तो आई वुड हैव सॉल्व योर क्वेरी राइट अवे. So just give me a few minutes, just drop in a WhatsApp to me as a reminder so that I will address it. This is my personal number. So just drop in a WhatsApp that I've already downloaded my app. Kindly add me to the respective batch. In the batch, when you enter the batch, you will find the videos and the study material there. ma'am, what's the name of the application? That's by the name of Tute Online. If it's an Android phone, you will be able to search it like that. आपके App Store पे मिल जाएगा. और iOS में आपको My Institute वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. So for Android, you can simply search Tute Online and you will find it. And in your iOS, you need to download My Institute. And the application आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी. इसमें वो आपको इंस्टीट्यूट कोड मांगेगा. Ma'am, The ma'am, there code is no is LAKAG. If you are still facing challenge, just let me know through WhatsApp. Ma'am, you said LAKAJ, but why is it G? LAKAG. It's not J, it's G. Capital L, capital A, capital K, capital A, and G for Goa. Are you able to download it now? Okay, ma'am. After that, I will now admit you to the batch, and then you can access the videos and the study material there itself. Otherwise, आपको स्टडी मटेरियल लिंक इंस्टा पे भी दिख रहा है अलग से. यस कबीर, आई थिंक यू वांटेड टू से समथिंग. यस मैम, मैं ये कह रहा था लाइक मेरे पास तो ऐप तो पहले से ही था ना. हाँ हाँ, लाइक कोई बैच नहीं है, वही पुराने वाले वो batch. पुराने वाला है ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप डालो, मैं आपको बैच कोड भेज दूंगी. और यू जस्ट सेंड मी दैट, ऐड मी टू द रिस्पेक्टिव बैच. आई विल हेल्प यू आउट. ओके मैम, ठीक है. ठीक है. अदर्स ठीक है. हाँ जी, Ma'am, the app is not coming on Play Store. प्ले स्टोर पे नहीं आ रहा है. आप व्हाट्सएप डाल देना, आई विल रिजॉल्व इट. Ma'am, and where you have posted the assignments and notes? आप इंस्टाग्राम पे हो भानु? Yes, ma'am, but abhi deactivated है, so.
वहीं पे है ड्राइव लिंक. So you have two options. Either you download application or you go to Instagram. So I will help you out in application and then you will be able to see both there. Ma'am, please tell me the name, ma'am. It's not coming, or